प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम व्यक्ति और समाज के संबंधों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें अपने साथियों के साथ सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करने की क्षमता पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अपने साथियों के साथ सामान्यतः सहयोग करता हुआ सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, वह या तो देवता है या पशु। मनुष्य का प्रारंभ से लेकर आज तक का इतिहास बताता है कि वह समूह या समाज में ही रहता आया है। सामूहिकता उसका विशेष गुण है। वास्तव में व्यक्ति की समाज के बिना और समाज की व्यक्ति के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आइए अब हम व्यक्ति और समाज के संबंधों से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। व्यक्ति और समाज के संबंध को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। इस संबंध में यहाँ हम दो प्रमुख सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और सावयवी सिद्धांत पर विचार करेंगे। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यह सिद्धांत हॉब, लॉक तथा रूसो के विचारों पर आधारित है। इन दार्शनिकों के अनुसार प्रारंभ में व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, अर्थात वह पूर्ण स्वतंत्र था। उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या सामाजिक दबाव नहीं था। वह पशु पक्षियों के समान कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता था। वह प्रकृति पर आश्रित था और उसी की सहायता से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इस प्राकृतिक अवस्था में में जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती गई। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे मनुष्य भूमि पर अधिकार करने लगा। जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली था, उसने उतनी ही अधिक भूमि पर अधिकार जमा लिया। भूमि पर इस प्रकार अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिला। व्यक्ति धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गया। पहला वर्ग, धनी वर्ग, काफ़ी शक्तिशाली था और इसका बहुत अधिक भूमि पर अधिकार था। दूसरा वर्ग, निर्धन वर्ग, कमजोर था और उसके पास या तो भूमि नहीं थी या बहुत ही कम थी। इस समय जिसकी लाठी उसकी भेंट, भैंस या शक्तिशाली की ही जीत वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। शक्तिशाली लोग मनमानी करने लगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। यह स्थिति असुविधाजनक के साथ साथ ही असहनीय भी थी। रूसों के अनुसार ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एकत्रित होकर समझौता किया। इस समझौते के अनुसार प्रत्येक की स्वतंत्रता की रक्षा की बात सोची गई। इस समझौते के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही समाज कहा गया। लोगों की स्वतंत्रता को छीनने वाले को सजा देने का निर्णय लिया गया। हॉब्स ने बताया कि अपनी रक्षा एवं समान हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने समाज की स्थापना की। समान उद्देश्यों को लेकर ही समाज की रचना की गई। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि व्यक्ति ने जानबूझकर समाज की स्थापना की है, अतः समाज के बजाय व्यक्ति प्रमुख है। व्यक्तिवादिता के अधिक बढ़ जाने से समाज में संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव व झगड़े बढ़ते गए। व्यक्ति का जीवन संघर्ष में बन गया तथा जीवन में असुरक्षा बढ़ गई। इस स्थिति से बचने के लिए अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने समाज की स्थापना की। इस तरह समाज की स्थापना व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधन के रूप में की गई। इसी दृष्टि से इस सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति की तुलना में समाज की प्रधानता दी। व्यक्ति को प्रमुख माना और समाज को गौण। इन लोगों ने समाज व सामाजिक जीवन को कृत्रिम व बनावटी माना है। इनके अनुसार समाज व मनुष्य दो पृथक पृथक वस्तुएं हैं, जिनमें से व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में प्राकृतिक नियमों का स्थान मानव निर्मित कानूनों ने ले लिया और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई। एडम स्मिथ और उनके समर्थकों की मान्यता है कि पारस्परिक रूप से आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक कृत्रिम व्यवस्था है। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई। इस बात के कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मानव इतिहास में कभी ऐसा समय भी रहा जब मनुष्य का अस्तित्व तो रहा और समाज का अस्तित्व नहीं। दूसरी आलोचना है कि यदि यह मान लिया जाए कि मानव के विकास की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति जंगली, असभ्य और बर्बर था, तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसी दशा में उसके द्वारा सोच विचार कर समाज जैसी व्यवस्था की स्थापना कैसे की जा सकती है। वास्तव में उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था। यह सिद्धांत व्यक्ति एवं समाज को दो पृथक पृथक वस्तुएं मानकर चलता है। वास्तव में व्यक्ति और समाज एक दूसरे से पृथक दो वस्तुएं नहीं है। ये दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।
एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत समाज को व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम रचना मानकर चलता है, परंतु यह मान्यता के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज के बीच समझौते का संबंध मानता है, जबकि व्यक्ति और समाज के बीच पाए जाने वाले संबंध बहुत ही घनिष्ठ और आंतरिक है, जिसकी व्याख्या समझौते के रूप में नहीं की जा सकती। अब हम समाज के सावयवी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति और समाज के संबंध को स्पष्ट करने वाला दूसरा सिद्धांत सावयवी सिद्धांत है, जहाँ सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्ति को प्रधानता देकर समाज को गौण समझता है, वहीं सावयवी सिद्धांत समाज को प्रधानता देकर व्यक्ति को गौण समझता है। यह सिद्धांत समाज से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व को कहीं कोई मान्यता नहीं देता। जो कुछ भी है वह समाज है, व्यक्ति तो उसका एक कोष्ठ यानी कि एक सेल मात्र है। इस सिद्धांत में समाज को शरीर के रूप में माना गया है। शरीर से पृथक होने पर किसी भी अंग की कोई पृथक सत्ता नहीं होती और वह उस रूप में कोई कार्य भी नहीं कर सकता जैसा शरीर के साथ जुड़ा रहकर करता है। यदि पाँव को शरीर से अलग कर दिया जाए और उससे उसी रूप में कार्य करने की आशा की जाए जैसा कि वह शरीर के साथ जुड़ा होने पर करता है, तो यह असंभव बात है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इस सिद्धांत के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। आपके अनुसार समाज एक जीव रचना है। आपने समाज को एक जैविक प्रणाली, एक विशालकाय शरीर माना है, जिसकी अपनी एक संरचना और प्रकार्य होता है। समाज रूपी शरीर के कोष्ठ व्यक्ति हैं, उसके विभिन्न अवयव तथा व्यवस्थाएं, समितियां और संस्था हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों में से अनेक यह मानते हैं कि शरीर के समान समाज भी जन्म लेता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर के समान समाज को भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मूल रूप से यह सिद्धांत मानता है कि जिस प्रकार शरीर से पृथक किसी भी अंग का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार समाज के बिना व्यक्ति का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ विद्वान जैसे कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल आदि ने व्यक्ति और समाज के संबंध को समझने की दृष्टि से सावयवी सिद्धांत से मिलता जुलता सामूहिक मन या मस्तिष्क का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में भी सामूहिक मन के महत्व को स्वीकार किया। इन विद्वानों के अनुसार व्यक्ति के मन या मस्तिष्क के समान समाज का भी अपना एक मन होता है, जिसे सामूहिक मन कहा जाता है। जैसे व्यक्ति अपने लिए सोचता है, उसी प्रकार सामूहिक मन पूरे समाज के लिए सोचता है। इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई है। व्यक्ति मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। शारीरिक ढांचा निश्चित नियमों के आधार पर कार्य करता है, जबकि समाज संचालन में इतने निश्चित नियम नहीं पाए जाते। व्यक्ति का अपना स्वतंत्र मन या मस्तिष्क होता है, जिसकी सहायता से वह सोचता विचारता है, समय समय पर निर्णय लेता है। वास्तव में समाज का ये इस प्रकार कोई मन या मस्तिष्क नहीं होता जो पूरे समाज के लिए सोचता विचारता या निर्णय लेता हो। शरीर के कोष्ठों और समाज के कोष्ठों में भी मौलिक अंतर पाए जाते हैं। शरीर के कोष्ठ आपस में इस प्रकार घुले मिले होते हैं कि उन्हें शरीर से पृथक नहीं किया जा सकता। शरीर के किसी भी अंग या कोष्ठ को शरीर से अलग कर देने पर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा। समाज के संबंध में यह बात सही नहीं है। समाज के कोष्ठ व्यक्ति हैं जो व्यक्ति के साथ घुले मिले होते हैं, परंतु फिर भी उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। यहाँ तक कि समाज से पृथक हो जाने पर भी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है, उसमें चेतना और विवेक बना रहता है, वह सोचता विचारता और कार्य करता है। शारीरिक ढांचे के विभिन्न कोष्ठों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, वे तो शरीर से जुड़े रहकर ही क्रियाशील रह सकते हैं। यह बात समाज के विभिन्न कोष्ठ शरीर के लिए सही नहीं है। शारीरिक ढांचे और समाज की तुलना इस आधार पर नहीं की जा सकती कि शारीरिक ढांचे के रूप में व्यक्ति का जन्म होता है और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। समाज इस प्रकार की अवस्था से गुजरता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब हम व्यक्ति की समाज पर निर्भरता, मानव समाज से अलग रहे असामाजिक मनुष्यों के कुछ उदाहरण और कुछ विवादात्मक मामलों पर चर्चा करते हैं। यद्यपि समाज और व्यक्ति के संबंधों को प्रकट करने की दृष्टि से उपयुक्त सभी सिद्धांत अपूर्ण है, यह बात उस समय और अधिक स्पष्ट है जब हम ऐसे कुछ बालकों पर विचार करेंगे जो समाज और सामाजिक संबंधों के बीच नहीं रह सके, जिनका पालन पोषण अन्य बालकों के समान व्यक्तियों के बीच न होकर पशुओं के बीच हुआ। ये बालक मानव संपर्क से अलग पूर्ण पृथक्करण में रहे। चलिए चर्चा करते हैं इन बालकों की। कमला और अमला। सन 1920 में भेड़िए की मान से दो बालिकाओं का पता चला, जिनमें से एक की आयु करीब 8 वर्ष और दूसरे की 2 वर्ष थी। पता लगने के कुछ ही महीने पश्चात छोटी बालिका की मृत्यु हो गई। बड़ी वाली लड़की, जिसे कमला नाम दिया गया, सन 1929 तक जीवित रही। उसका बड़ी सावधानी के साथ अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वह दोनों हाथ और दोनों पांव जमीन पर टेक कर पशुओं की तरह चल सकती थी। वह भेड़िए के समान ही गुर्रा सकती थी। मनुष्यों जैसी कोई भाषा नहीं बोल सकती थी और न ही
उसमें मनुष्य के समान कोई गुण था या लक्षण था। वह उन जैसे व्यवहार नहीं कर सकती थी। वह भेड़ियों के समान दूध पीती थी और कच्चा मांस खाती थी। वह मनुष्यों के संपर्क से घबराती और दूर भागती थी। सहानुभूतिपूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा ही उसमें कुछ सामाजिक आदतें विकसित की जा सकी। वह बोलना, वस्त्र पहनना और मनुष्यों की तरह भोजन करना कुछ मात्रा में ही सीख पाई। एक और बच्चा, बालिका अन्ना। सन 1938 में अमेरिका में अन्ना नामक एक अवैध लड़की का पता चला, जिसे 6 महीने की आयु से 5 वर्ष तक के लिए मानव संपर्क से पृथक एक कमरे में बंद रखा गया। पृथक्करण के इस काल में यानी कि 5 वर्ष में उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया और किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आने दिया गया। जब इस अन्ना नामक लड़की का पता चला तो ज्ञात हुआ कि न तो यह बोल सकती है, न ही चल सकती है। उसमें किसी भी प्रकार के मानवोचित गुण नहीं पाए गए। जब उसे सावधानीपूर्वक कुछ सिखाने का प्रयत्न किया गया तो उसने भेड़िए के बच्चे कमला और अमला की तुलना में मानव व्यवहार जल्दी सीख लिया। सन 1942 में उसकी मृत्यु हो गई। किंग्सले डेविस ने बताया कि अन्ना के व्यवहार से पता चलता है कि व्यक्ति में मानवीय स्वभाव या प्रकृति तभी विकसित होती है जब वह सामाजिक मानव हो, केवल तभी जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य जीवन में सम्मिलित हो। अविरान में रहने वाला जंगली लड़का विक्टर। फ्रांस के अविरान जंगल में एक ऐसा लड़का मिला जो पूरी तरह जंगली था। वह पशुओं के समान ही चलता फिरता था। वह मनुष्यों के समान बोलना, खाना पीना, चलना, उठना, बैठना बिल्कुल नहीं जानता था। पिनेल नामक मनोवैज्ञानिक ने उस बालक को एक जड़ बुद्धि वाला प्राणी माना है। इटार्ड के द्वारा इस बालक का पालन पोषण किया गया। आपने इस बालक को विक्टर नाम दिया। समय के साथ साथ विक्टर ने खाना पीना, उठना बैठना, नहाना, चलना, कपड़ा पहनना आदि सीख लिया। प्रयत्न के बावजूद भी विक्टर बोलना नहीं सीख सका। वह केवल इशारे करके अपनी बात दूसरों को समझा सकता था। उसने धीरे धीरे यह सीख लिया कि मानव समाज में किस प्रकार जीवन व्यतीत किया जाता है। योग्यता की दृष्टि से यह बालक अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उसे बचपन में अन्य लोगों के संपर्क में रहने का मौका नहीं मिला। कास्पर हाउसर। सन 1828 में न्यूरेमबर्ग नामक नगर में 17 वर्ष के कास्पर हाउस नामक उस लड़के का पता चला। उसे संभवतः राजनीतिक कारणों से मानव संपर्क से अलग कर दिया गया था। समाज के संपर्क के अभाव के कारण कास्पर हाउस में मानवचित गुणों का विकास नहीं हो सका था। इसाबेला। सन 1838 में 7 वर्ष की एक लड़की इसाबेला का पता चला। इसे भी मानव समाज से अलग रखा गया था। इसकी माँ गूंगी बहरी थी। माँ के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं था। वह मनुष्यों के समान कोई व्यवहार नहीं कर सकती थी। उसने मानव समाज के संपर्क में आकर बहुत सी बातें सीखी। रामू भेड़िया बालक। लखनऊ में सन 1954 में रामू नामक एक ऐसे बालक का पता चला जो भेड़िए की मान में पला था। इसका व्यवहार पूर्णतः भेड़ियों के समान था। इसमें मानवोचित गुणों की पूरी तरह से अभाव था। इसका कारण यह था कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यह मानव संपर्क और समाज से पूरी तरह अलग रहा था। व्यक्ति और समाज के बीच संबंध, पारस्परिक निर्भरता। व्यक्ति और समाज दोनों ही पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। व्यक्ति और समाज के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ठीक से समझने के लिए हम प्रयत्न करेंगे कि मनुष्य पर समाज के क्या प्रभाव पड़ते हैं और व्यक्ति समाज को कैसे प्रभावित करता है। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य पर समाज का प्रभाव। मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइवर एवं पेज ने 3 आधार बताए हैं। प्रथम, समाज से पृथक रहने वाले बच्चों के उदाहरण से स्पष्ट है कि समाज के बिना बच्चा पशु के समान है। उसमें मानवोचित गुणों का विकास समाज में ही होता है। द्वितीय, व्यक्ति में आत्म का विकास समाज से होता है। तृतीय, व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण सामाजिक विरासत के आधार पर होता है। अब हम चर्चा करेंगे समाज पर मनुष्य का प्रभाव। जिस प्रकार समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से व्यक्ति के बिना समाज का भी अस्तित्व नहीं है। मनुष्यों के बीच ही सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और समाज का निर्माण होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आपस में अंतर्क्रिया करते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। ये सामाजिक संबंध ही समाज का आधार है। व्यक्ति संस्कृति का निर्माता होता है। उसने अपने चिंतन, मनन, अनुभव एवं प्रयत्न के आधार पर संस्कृति का विकास किया है। संस्कृति सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था दोनों को प्रभावित करती है। संस्कृति के आधार पर ही समाज विशेष के सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार निर्भर करता है। कौन सा समाज कैसा होगा, यह प्रमुखतः उसकी संस्कृति पर ही आधारित है। जिस संस्कृति का भौतिकवाद की ओर ज़्यादा झुकाव होगा, वह समाज उतना ही अधिक जटिल प्रकार का होगा। इसके विपरीत जिस संस्कृति का आध्यात्मवाद की ओर जितना अधिक झुकाव होगा, वह समाज उतना ही अधिक सरल प्रकार का होगा। जैसे जैसे किसी समाज विशेष की संस्कृति बदलती है, वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ व्यक्ति के लिए समाज अत्यंत आवश्यक है, वहाँ समाज के लिए व्यक्ति भी समान रूप से आवश्यक है। दोनों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों, आज हमने व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंध अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।